हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहली कक्षा में हमने आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 12 लखनवी अंदाज के बहुविकल्पी प्रश्न आपको स्पष्ट किए थे। आज हम उसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि बोर्ड को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए ये सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। फर्स्ट आपका प्रश्न है, लेखक गाड़ी के किस डिब्बे में चढ़ गए और क्यों? आपका उत्तर है, लेखक सेकंड क्लास के एक डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सोचा था कि डिब्बा पूरी तरह खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा और वे आराम से खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य देखते हुए नई कहानी के विषय में सोचेंगे। तो इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था, सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े थे, क्योंकि उन्हें लगता था टिकट महंगा होने के कारण कोई अन्य यात्री उसमें नहीं होगा। वे एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के विषय में भी सोच लेंगे और साथ ही साथ जो प्राकृतिक दृश्य हैं गाड़ी के बाहर के, उनका भी वे आनंद ले सकेंगे। सेकंड है, लेखक ने नवाब साहब के बारे में क्या अनुमान लगाया? लेखक ने नवाब साहब के बारे में अनुमान लगाया कि शायद वे उस डिब्बे में अकेले यात्रा करना चाहते थे। वे नहीं चाहते होंगे कि कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करते देखे, सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। मतलब लेखक ने जब नवाब साहब को देखा तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि मानो वे उस डिब्बे में अकेले यात्रा करना चाहते हों, कोई अन्य यात्री उस डिब्बे में आए, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कोई मझले दर्जे का व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते हुए देखे, यह उनको गवारा नहीं था। इसीलिए शायद उनके अंदर असंतोष के भाव जागृत हुए थे। थर्ड, अपदार्थ शब्द लेखक ने किस संदर्भ में प्रस्तुत किया है? अपदार्थ का अर्थ है तुच्छ या नगण्य वस्तु, यानी छोटी या जो बहुत अधिक उचित या अच्छी ना हो ऐसी वस्तु। लेखक ने खीरे को अपदार्थ वस्तु, नवाबी नस्ल के सफेद पोश व्यक्ति पर व्यंग करने के लिए कहा है, क्योंकि वह पहनावे और शान शौकत से अमीर लग रहे थे, किंतु उन्होंने खाने के लिए अपने सामने तुच्छ खीरे रखे हुए थे। कि नवाब साहब वैसे तो शान शौकत अपनी दिखा रहे थे, लेकिन अपने सामने उन्होंने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को रखा हुआ था, तो उस खीरे के लिए उन्होंने अपदार्थ शब्द का प्रयोग किया है। फोर्थ, लेखक और लखनवी नवाब ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया? लेखक और लखनवी नवाब ने एक दूसरे के साथ बेगानेपन और अवांछितों जैसा व्यवहार किया। पहले नवाब साहब ने उनसे मुंह फेरा, बाद में आत्मसम्मान के कारण लेखक ने उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया कि जैसे वे एक दूसरे के लिए बेगाने हों। वे चाहते ही नहीं है कि एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के मन की बातों को जानें, एक दूसरे से के प्रति कोई उत्साह दिखाएं। दोनों ने ही इस तरह का व्यवहार किया कि मानो वे एक दूसरे से अरुचि रख रहे हों। नेक्स्ट है, लेखक के मन में नवाबों के बारे में क्या धारणा है? लेखक के मन में नवाबों के बारे में यह धारणा है कि वे अपनी आन बान शान बघारने में लगे रहते हैं। वे अपने को औरों से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए ऊंचे दर्जे में यात्रा करते हैं। यदि कभी मझले दर्जे में यात्रा करते देख लिए जाएं, तो वे इसे अपनी शान में कमी मानते हैं, इसलिए वे लोगों से नजरें चुराते फिरते हैं। मतलब उनके विषय में क्या धारणा थी उनकी कि हमेशा जितने भी नवाब होते हैं
वे अपनी शान शौकत दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं, आन बान बघाड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन यदि कभी वे मझले दर्जे में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें ये गवारा नहीं होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति उन्हें उस सेकंड क्लास में या मझले दर्जे में यात्रा करते हुए देखे। यदि कभी ऐसा हो जाता है तो वे अपनी नजरें उससे चुराते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके विषय में क्या सोचेगा कि इतने बड़े नवाब होने के बावजूद भी मझले दर्जे में वे यात्रा कर रहे हैं। सिक्स्थ है, लेखक ने नवाब साहब के थककर लेटने का कारण क्या बताया? लेखक ने नवाब साहब के थककर लेटने का कारण खीरे को खाने की लंबी तैयारी और इस्तेमाल को बताया, एक व्यंग रूप में। कि थककर लेटने का कारण क्या है कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने खीरों का सेवन करने के लिए अपनी बर्थ के नीचे जो लोटा रखा हुआ था उसको उठाया, उससे खीरों को धोया, तौलिया बिछाकर उनसे खीरों को पोंछा, चाकू से उसका सिर काटकर उसमें से जहर निकाला, फिर एक एक करके फांकों को काटा, उस पे नमक मिर्च जीरा उसके ऊपर बुरका, फिर एक एक खीरे की फांक को अपनी नाक के पास तक लेकर गए, सूंघा, उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो ये सारे कार्य करने में मानो वे बहुत अधिक थक कर लेट गए। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने डकार लेकर क्या व्यक्त किया? नवाब साहब ने डकार लेकर यह व्यक्त किया कि खानदानी लोगों का पेट सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही भर जाता है, उनको अपना उदर सामान्य लोगों की तरह चबा चबा कर खाना खाने से नहीं भरना पड़ता है। देखिए, एक ये हंसी की भी बात है कि बात पढ़कर सुनकर हंसी भी आती है कि बिना खाना खाए कैसे उदर की पूर्ति हो सकती है। लेकिन उन्होंने अब डकार लेकर ये व्यक्त किया कि केवल सूंघने मात्र से ही, कल्पना करने से ही उनका स्वाद की कल्पना से पेट भर गया। जैसे सामान्य व्यक्ति होता है, हम लोग सोचते हैं कि जितना अधिक हम कौर को चबाएंगे उतना ही जल्दी वो हमें पचेगा, कि अधिक चबा चबा कर हमें खाना खाना चाहिए, ये हमारी सोच होती है। लेकिन वे कहते हैं कि सामान्य लोगों की तरह चबा चबा कर खाना खाने से उन्हें अपना उदर नहीं भरना पड़ता है। लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुले? जब लेखक ने नवाब साहब को बिना खीरा खाए केवल गंध और स्वाद की कल्पना से डकार लेते देखा तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें समझ में आ गया कि नई कहानी के लेखक भी बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी लिखकर कैसे संतुष्टि अनुभव करते हैं। उनकी संतुष्टि बिल्कुल वैसी दिखावटी और खोखली होती होगी जैसी कि बिना खीरा खाए डकार भरना। कि आप देखिए, क्या कोई कहानी लिखी जा सकती है कि जिसमें ना तो कोई पात्र हो, ना कोई घटना घटित हो, ना ही कोई विचार हो? क्या इन तीनों के बिना कहानी को लिखा जा सकता है? असंभव है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई पात्र नहीं होगा, कोई घटना नहीं घटित होगी तो हम कहानी को लिख ही नहीं सकते। कहानी तो कोई भी हमारा परिवेश होता है आसपास का, उसको ध्यान में रखकर ही तो लिखा जाता है। तो जिस तरह से यदि कोई लेखक इस तरह की घटना कहानी को लिखता है तो जैसे वो खोखली होती है, उसमें कोई सार तत्व नहीं होता है, वैसे ही नवाब साहब का भी उदर भर गया केवल स्वाद की कल्पना मात्र से ही। लेखक ने खीरा खाने से क्यों मना कर दिया? लेखक ने खीरा खाने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि एक तो नवाब साहब ने डिब्बे में चढ़ते समय लेखक से अरुचि दिखाई थी, दूसरे एक बार मना करने के बाद आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। कि जब नवाब साहब ने कोई भी अपनी रुचि नहीं दिखाई, कोई भी उनसे बातचीत करने का उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि उनकी आंखों में असंतोष का भाव झलकने लगा कि उनके एकांत में जैसे कोई विघ्न पड़ गया हो, तो जब इस तरह की अरुचि दिखाई तो उन्होंने उनके खीरा खाने की बात को मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। लेकिन जब दोबारा फिर नवाब साहब ने उनसे खीरे का सेवन करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खीरा खाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का क्या अर्थ है? यह किन पर कटाक्ष करता है? एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है सूक्ष्म,
अमूर्त, जिसका कोई भौतिक स्वरूप या अस्तित्व ना हो। इस शब्द द्वारा लेखक ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इसके साथ ही नई कहानी के लेखक वर्ग पर भी व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष किया है जो बिना घटना, पात्र व विचार के ही कहानी लिखने में प्रयासरत है। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट शब्द का प्रयोग उन्होंने कटाक्ष करने के लिए, व्यंग करने के लिए किया है, चाहे वो नवाब साहब के ऊपर हो, चाहे आधुनिक लेखकों के ऊपर जो बिना घटना, पात्र और विचार के कहानी लिखने में लगे रहते हैं। खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानते हैं? यह बात कैसे स्पष्ट होती है? खीरे के इस्तेमाल का तरीका लखनऊ रेलवे स्टेशन पर खीरा बेचने वाले जानते हैं। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि वे खीरे के साथ ही नमक, लाल मिर्च और जीरा पीसकर बनी स्वादिष्ट पुड़िया भी साथ में हाजिर कर देते हैं। इससे ग्राहक खीरा खाने के लिए मचल उठता है कि उसको अपने पास से ग्राहक को कुछ नहीं ले जाना करना पड़ता है। जो स्टेशन पर खीरा बेचते हैं वे साथ में उस खीरे को और स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक, लाल मिर्च और जीरा पीसी पुड़िया भी उनको साथ में दे देते हैं। नेक्स्ट है, नवाब साहब और लेखक दोनों में कुछ स्वाभाविक कमजोरियां हैं जिन्हें छिपाने को दोनों प्रयत्नशील नजर आते हैं। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नवाब साहब अपनी नवाबी की ठसक दिखाने के लिए लेखक को बैठने के लिए नहीं कहते, ना उनकी संगति का उत्साह दिखाते हैं। इसी तरह लेखक भी अपना सम्मान बनाए रखने के लिए खीरा खाने की इच्छा होने पर भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये स्वाभाविक कमजोरियां हमें दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन किया गया है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का वर्णन कीजिए। ये होता है ना कि कोई ना कोई एक सनक होती है हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह की सनक हो। सनक अनेक प्रकार की होती है। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव रूप उसका। योगी, ऋषि और मुनिगण अपनी सनक के कारण ही सर्दी, गर्मी, बरसात आदि की परवाह किए बिना तप में लीन रहते हैं। कि उनकी सनक क्या है? उन्हें रात दिन तपस्या करनी है, तपस्या में अपना ध्यान लगाना है। तो अपनी इस सनक के कारण ही उन पर सर्दी, गर्मी, बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर ऋतु में वे अपनी एक जैसी तपस्या में लीन रहते हैं और मानव कल्याण की कामना करते हैं कि मानव जाति का कल्याण करने के लिए ही वे तप करने में लीन हैं। सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों का मुकाबला करने को कटिबद्ध रहते हैं। सैनिकों की ये सनक होती है कि चाहे उनका जीवन ही क्यों ना समाप्त हो जाए, उन्हें अपना सर्वस्व क्यों ना न्योछावर करना पड़े, लेकिन उन्हें सीमा पर खड़े होकर अपने शत्रु का मुकाबला करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। ये सैनिक की सनक होती है। अपनी वैज्ञानिक भी अपनी सनक के कारण ही आविष्कार में जुटे रहते हैं। अब जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वे दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करते हैं कि जिससे देश का विकास हो सके। तो देश का विकास करने की सनक वैज्ञानिकों के अंदर दिखाई देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक की अपनी अपनी सनक होती है। आप अपनी कक्षा में भी देखते होंगे, मान लीजिए किसी बच्चे की पढ़ने की इतनी सनक होती है कि वह अपनी भूख प्यास सब भूल जाता है। वह सोचता है कि नहीं, मुझे ये पाठ अच्छी तरह पढ़ना है। रात दिन वो किताबी कीड़ा बना रहता है एक तरह से, कि लगातार बस पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, चाहे उससे उसका स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। किसी को खेलने की सनक होती है, किसी को नृत्य की सनक होती है, नृत्य में रुचि होते हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग सनक होती है, लेकिन वह अपनी उस सनक के कारण उस कार्य को करने में लगा रहता है। नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या प्रतीत हो रहा था?
नवाब साहब की भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और मिर्च लगाते समय उसके रसास्वादन की कल्पना कर रहे हों और उस कल्पना से उनका मुंह भर रहा हो। मतलब उनका जो भाव भंगिमा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी व्यक्ति की ओर, कोई कार्य आप कोई गतिविधि करते हुए देख रहे हैं और आप उस ध्यान से उस व्यक्ति के चेहरे को देखिए, तो उसके जो इम्प्रेशंस होते हैं, उसकी जो भाव भंगिमा होती है, उससे हम काफ़ी कुछ उसके विषय में जान लेते हैं। तो जब लेखक ने नवाब साहब की तरफ देखा तो उनकी भाव भंगिमा से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो उस नमक जीरे मिर्च को बुरकने पर उनके मुंह में उन खीरे को खाने का पानी आ रहा हो, उनके मुंह में उसके स्वाद की कल्पना से पानी मुंह से में भर रहा हो। नेक्स्ट है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने का आग्रह करने पर लेखक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। नवाब साहब ने जब लेखक से खीरा खाने का आग्रह किया तब लेखक ने उनका धन्यवाद करते हुए कि इस समय आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, साथ ही पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है। देखिए, ये प्रश्न भी दो तरीके से आपसे पूछा जाता है। पहले मैंने आपसे पूछा था कि उन्होंने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया, तब था अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने मना किया था। क्यों? क्योंकि वे एक बार मना कर चुके थे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, दोनों में अंतर है। उन्होंने प्रतिक्रिया यह व्यक्त की कि उन्हें इस समय खीरा खाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, दूसरा उनकी पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है और खीरा देर से पचता है, तो इसलिए उन्होंने इसलिए मना किया था। नेक्स्ट है, सफेद पोश शब्द का अर्थ लिखकर बताइए कि रेल में सामने की बर्थ पर बैठे सज्जन खीरा खाने में संकोच क्यों कर रहे थे। सफेद पोश शब्द का अर्थ है साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला अर्थात सभ्य व्यक्ति। रेल में सामने की बर्थ पर बैठे सज्जन खीरा खाने में संकोच इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे अपने आप को सामंती वर्ग का एक संभ्रांत व्यक्ति प्रदर्शित करना चाहते थे। इस परिस्थिति में लेखक के सामने खीरा खाना उनके स्तर को गिरा सकता था कि इतना बड़ा नवाब होने के बावजूद जो सामंती वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है, तो सामंती वर्ग का संभ्रांत व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति के सामने खीरों का सेवन करे तो यह करने में उन्हें संकोच हो रहा था। नेक्स्ट है, लेखक ने नवाब साहब के सेकंड क्लास में सफर करने के क्या क्या कारण सोचे कि नवाब साहब सेकंड क्लास में क्यों सफर कर रहे हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है, प्रथम श्रेणी में किराया अधिक, यानी कि फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी में किराया बहुत अधिक होता है, ये कारण हो सकता है। सेकंड क्लास में किराया कम तथा एकांत व शांतिपूर्ण वातावरण, कि प्रथम दर्जे से सेकंड क्लास का टिकट कुछ कम होता है लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत अधिक होता है, इसलिए हर सामान्य व्यक्ति उस श्रेणी में सफर नहीं करता है, तो वहाँ किराया भी कम लगेगा, एकांत और शांतिपूर्ण वातावरण भी मिल जाएगा। थर्ड है, अपनी नवाबी ठसक के कारण साधारण लोगों के साथ यात्रा ना करने की इच्छा, कि सामान्य दर्जे में सफर इसलिए नहीं करते हैं कि उनके नवाबी जोपन है उसको ठेस पहुंचेगी। खीरे जैसी अखाद्य वस्तु दूसरों के सामने खाने में संकोच, कि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को दूसरों के सामने खाने में उनको संकोच हो रहा हो। लेखक ने खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत किसे कहा है। देखिए, तीन शब्द आपके सामने आए हैं, तहजीब, नफासत, नजाकत। लेखक ने नवाब साहब द्वारा खीरे को धोने, काटने और मसाला छिड़कने और फिर खीरे की फांक को होठों तक ले जाने, सूंघने, स्वाद में पलके मूंदने को खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत कहा है, कि इन तीनों शब्दों का प्रयोग इन दोनों चीजों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य बताइए, कि किस उद्देश्य से ये कहानी लिखी गई है। यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज निबंध का उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती,
कि जब तक कोई तथ्य ना हो, कोई विचार ना हो, तब तक कहानी को नहीं लिखा जा सकता। दूसरे, इसका उद्देश्य पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करना भी था, जो जीवन के यथार्थ को भूलकर एक आडंबर युक्त जीवन जीने का आदी है, कि जीवन की जो वास्तविकता है उससे दूर होकर, उसे भुलाकर केवल एक दिखावटी जीवन जीने का जो आदी व्यक्ति है, ऐसे वर्ग के ऊपर कटाक्ष करना भी उनका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज कहानी से क्या संदेश मिलता है। लखनवी अंदाज कहानी से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को वास्तविकता के धरातल पर रहकर ही अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि काल्पनिक और बनावटी जीवन शैली बनाकर हम दूसरों को तो कुछ देर के लिए आकर्षित कर सकते हैं, किंतु आत्मविश्लेषण करने पर केवल निराशा ही हाथ लगती है। यानी कि जो वास्तविकता है हमारे जीवन की, जो यथार्थता है, हमें अपने जीवन के यथार्थ और वास्तविक जीवन को ही जीना चाहिए। उसमें कहीं भी बनावटीपन, दिखावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होता है कि वो आपके दिखावटी जीवन को समझ ना सके। तो हम थोड़ी देर के लिए तो अपने उस रूप से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन जैसा है वैसा ही उसको व्यतीत करना चाहिए और वैसा ही दूसरों के सामने प्रदर्शित भी करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से इन प्रश्नों के माध्यम से आपका पाठ और अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। आप इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी भाषा को ध्यान से देखिए, शब्द सीमा को ध्यान से देखिए कि हमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग उत्तर लिखते समय करना चाहिए, क्योंकि यही एग्जामिनर पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।